अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाजिद नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन में। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का आगाज़ करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास टेबल्स के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स अक्र होती हैं और डेटाबेस अनोमलीज कौन सी थी और उनकी टाइप्स क्या थे। तो आज हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी यही है, डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो हमने डाटा इंटीग्रिटी को तो अचीव कर लिया, क्वालिटी को इंश्योर तो कर लिया। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर हमने डाटा को बहुत ही एक अच्छे वे में लेके आना है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मोर रिलायबल बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं, अपना क्रिएट करते हैं सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग डाटा। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, जिनको हम नाम देते हैं नॉर्मल फॉर्म्स का। कुछ ऐसे स्टेजेस हैं, तो हमारे पास कुछ स्टेजेस होंगी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मलाइजेशन ये जो बैचलर वाले बच्चे हैं, जो मास्टर लेवल के बच्चे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही कोर टॉपिक है, पेपर में मोस्टली आता भी है। आप नॉर्मलाइजेशन करें अपने डेटाबेस की, तो आपने अगर डिटेल से वो एनिमेशन वाली वीडियो देखेंगे, वो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आप वो डिटेल से देखेंगे। उसमें नॉर्मलाइजेशन को एनिमेशन के साथ सिखाया गया है। आपको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि पहला देखेंगे नॉर्मलाइजेशन है क्या, उसके बाद देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन सेकंड, देन थर्ड। तो वो एनिमेशन वाली है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द ही बना के अपलोड कर दूंगा। तो आप जस्ट अभी इंटर पार्ट 2 के बच्चे जस्ट ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, आप अपना कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जस्ट इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपको समझ आ गई कि ये एक डेटाबेस के अंदर हम अपना एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बहुत ही रिलायबल बनाने के लिए हम इन फेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम है, आपने फिगर ये लाजमी ड्रॉ करनी है। तो आपके सामने वो लिखा गया कि 4.2 फिगर है कि सबसे पहले आपके पास अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है, आपके पास टेबल्स हैं, उनके अंदर डाटा बस पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो आप उन टेबल्स के अंदर जो आप एक्शन परफॉर्म करेंगे वो ये है कि आपके रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। आपके एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, आप उसको रिमूव करेंगे, आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। देन आप सेकंड में तब जाएंगे जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ये आपकी चीज़ें रिमूव होंगी। आप पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करके करेंगे तो आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट होगी। देन आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे तब कंप्लीट होगी जब आप रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी करेंगे। तो हम इन तीनों चारों चीज़ों को हम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद आप फोर्थ वाली हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में तब जाएंगे जब आप ये चीज़ें फंक्शनल डिपेंडेंसी आप बाकी अनोमलीज को रिमूव करेंगे। तो आपके पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स करते हैं। सेकंड आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आप रिमूव करते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड में जाकर आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और फर्स्ट में जाकर रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ईच नॉर्मल फॉर्म हैज सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन। हर नॉर्मल फॉर्म में कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम परफॉर्म करेंगे, तो देन हम अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर लेंगे। जब आपने अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज कर लिया तो आपकी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं। तो ये कुछ कंडीशन हैं जो कि आप फुलफिल करते हैं अपने डेटाबेस को नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए। ठीक है, तो आगे आप इस पैराग्राफ को छोड़ दें, आप आ जाएं फंक्शनल डिपेंडेंसी, आप इसके ऊपर टिक कर लें। तो ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, पेपर में आ जाए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है कि रिलेशनशिप है दो हमारे पास और रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स है। तो इट स्टेट दैट इफ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज नोन, अगर आपको एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। अगर आपको एक एट्रीब्यूट का पता है तो आप उसके बाकी वैल्यू को ऑब्टेन, हासिल, रिसीव, फैच, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दैट एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए।
तो ये जो एरो लगा हुआ है मतलब कि ए जो बी डिपेंडेंट है ए पे। अगर आपको एक एट्रीब्यूट का पता है तो आप बी को फाइंड कर लेंगे। तो आप द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज रिटन एज फॉलो, आप इसको टिक कर लेंगे। आपने ये कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन आपके इस चैप्टर के एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशन आसान करके दी गई हैं, आप वहाँ से करेंगे। और एग्जांपल आप ये लाजमी देंगे, एरो ड्रा करेंगे और एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर आप सपोज करें आपके पास एक टेबल है स्टूडेंट का, तो आपके पास स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो आपके पास रोल नंबर है तो आप स्टूडेंट का नेम भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसे कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट है इसको कहते हैं डिटरमिनेंट, और जो राइट साइड पे इसको कहते हैं डिटरमाइंड, ठीक हो गया। तो ये आपके पास था फंक्शनल डिपेंडेंसी, उसने एग्जांपल दे दी है। आप ये एग्जांपल लाजमी देंगे, दोनों रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और कोर्स है। अगर आपको रोल नंबर और कोर्स का आईडी का पता है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट को इनका कंप्लीट होना है, ठीक है। उसके बाद है जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसमें ये होता है कि एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन एटॉमिक वैल्यू ओनली, मतलब कि हमारे पास हर सेल के, जो आपने टेबल पढ़ा था उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होती हैं, सेल्स होते हैं, तो हर सेल में एक ही वैल्यू होगी, डुप्लीकेशन डाटा नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट द रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप। अ रिपीटिंग ग्रुप इज अ सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम दैट मेक अ वेरिएबल नंबर ऑफ आइटम। तो हमारे पास इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके पास हर टेबल में, हर सेल के अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, हर एक में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी रिपीट ना हो रही हो। तो हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये वो कह रहा है कि मेथड 1 है, आप चाहे तो आप जब डाटा एंटर कर रहे हो तो आप इस तरह से करें। तो ये उसने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 10 है, रोल नंबर आप यहाँ पे दे लें, क्लास दे लें, एम्प्लॉय आईडी है। तो यहाँ पे देखिए एक सेल के अंदर दो वैल्यूज दी गई हैं। एम्प्लॉय नंबर 01 उस्मान खलील, एम्प्लॉय 02 अब्दुल्ला। तो हमने कहा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो एक्शन परफॉर्म करना है वो ये परफॉर्म करना है कि हमें एटॉमिक वैल्यू रखनी है, हमने रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव करना है। तो अप्लाई मेथड करें तो अब देखिए हर एक सेल में हमने सेल्स के अंदर डाटा को तोड़ के हर एक सेल के अंदर एक यूनिक वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक एक्यूरेट नज़र आ रहा है। तो आप सेम इस तरह से अपने डाटा को, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये आपकी कंप्लीट हो गया, सेम आप इस तरह से काम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अप्लाई टू मेथड कौन सा है कि आप अलहदा से डिपार्टमेंट एक बना लें। आप चाहते हैं कि एक एम्प्लॉय का रख लें, एम्प्लॉय का अलहदा टेबल बना लें और डिपार्टमेंट का अलहदा बना लें। तो आप उसको डिपार्टमेंट की जो प्राइमरी की है वो एम्प्लॉय में एज आ फॉरेन की के तौर पे यूज़ कर लें। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप अपना डाटा को मोर एक्यूरेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के टॉपिक में जस्ट इतना ही काफ़ी है कि डाटा क्या कहते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है। नहीं तो मेरा दिल है कि हम थोड़ा सा और कर लें स्टडी। मैं देखता हूँ अभी, चले हम कर लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास 15 मिनट की होती है। तो हम अपने 15 मिनट पूरे करते हैं और अपने चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? तो पार्शियल डिपेंडेंसी भी हमारे पास एक ऐसी है जिसमें हमारे पास वन और मोर नाम की एट्रीब्यूट्स हों और हम उनको फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। सेम इस तरह है कि आपके पास एम्प्लॉय टेबल है, तो आपके पास एक टेबल के अंदर ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है। एटॉमिक वैल्यू तो है आपके पास टेबल है, हर सेल के अंदर एक अलग वैल्यू है। पर इसके अंदर कोर्स वाली बात कहाँ से आ गई? कोर्स टाइटल तो हम इसका अलहदा से इसको डिवाइड कर लेंगे, हम दो टेबल में डिवाइड कर लेंगे। तो अब देखिए एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में नेम आएगा उसका, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। जबकि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल को हम अलहदा से कर लेंगे। ये आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी, जिसको आप नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। की एट्रीब्यूट्स मतलब होता है कि ये एक प्राइमरी की है, ये एक की एट्रीब्यूट्स है, बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी एनॉमली कर हुई थी आप ये देख लीजिएगा, ये इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे आए। मैं अभी आपको ये चीज़ पढ़ा के मैं आपको चैप्टर के एंड पे चीज़ें बताता हूँ। आपने वो डेफिनेशन करनी है। 3 डेफिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फंक्शनल डिपेंडेंसी, नंबर 2 पार्शियल डिपेंडेंसी, नंबर 3 ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी।
तो हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि इसमें आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब जाएंगे जब आपकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट होगी। देन आप एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, के मतलब कि आपके पास जो फंक्शनल डिपेंडेंट टोटली आप पे डिपेंड कर रहा हो, आपकी किसकी प्राइमरी की के ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा हो आपका डाटा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसकी कंडीशन क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म की, द प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म की पहली शिक है, पहला पॉइंट है कि आपका प्राइमरी की कंसिस्ट होना चाहिए ओनली वन एट्रीब्यूट। नंबर 2, नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन, आपके रिलेशन के अंदर नॉन की एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। नंबर 3, एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द फुल सेट ऑफ प्राइमरी की, आपके हर एक की प्राइमरी की के ऊपर आपका नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हो। तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। आपको जस्ट मैं जो डेफिनेशन बताता हूँ आप वो देख लें। अभी एग्जांपल देखते हैं। अब वो कह रहा है कि एक एम्प्लॉय टेबल है, इसके अंदर ही सारी डिटेल है, हमने इसको डिवाइड कर देना है, पार्शल कर देना है, डिवाइड करके अलहदा से हमने डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो ये थी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ये इसको छोड़ दें आप, इस टॉपिक को, ये जो नीचे एग्जांपल है इनको छोड़ दें। आगे जी है तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, ये भी हमारे पास एक टाइप है फंक्शनल डिपेंडेंसी की, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी आप पढ़ के आ चुके हैं, जो कि एक एट्रीब्यूट का अगर आपको पता हो तो आप दूसरा एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की टाइप है, जिसमें आप क्या करते हैं कि बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट, आपके पास दो या दो से ज़्यादा नॉन की एट्रीब्यूट है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट तब करती है जब नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक हो गया। इट मीन्स दैट द रिलेशन इज नॉट इन थर्ड एनफ इफ द वैल्यू ऑफ द नॉन की। सेम वही चीज़ है। आपने क्या करना है कि आपके सामने कस्टमर आईडी है, नेम है, सेल्समैन है, ओरिजिन है। तो सेम आप इसको भी डिवाइड कर देंगे। आपके सामने कस्टमर आईडी है, नेम अलहदा कर दें, सेल्समैन अलहदा कर दें, आगे सेल्समैन को रीजन दे दें कि आपको सेल्समैन का पता। अगर आपने रीजन को फाइंड करना है कि आप हमें रीजन निकाल के दें, ईस्ट वाले जितने भी सेल्समैन हैं उनको निकाल दें, तो आप डाटा को आसानी से फैच कर सकते हैं, डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म लास्ट डेफिनेशन है, इसको पढ़ के हम एक्सरसाइज की जानिब मूव करते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि ये तब मूव करेंगे जब आपकी सेकंड नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट होगी एंड द नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ये जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो देन आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे मूव करेंगे। तो द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन नॉर्मलाइजेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो नॉर्मलाइजेशन रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन इन सेकंड एनएफ, ठीक हो गया। तो एनएफ का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ द वैल्यू ऑफ अ नॉन की एट्रीब्यूट कैन बी ऑब्टेन बाय द नॉन। तो ये सेम वही चीज़ है कि ये है क्या, इसके अंदर कौन सा एक्शन परफॉर्म किया था वो चीज़ आ गई। तो सेम सेल्स है, एक टेबल है, उसके अंदर कस्टमर आईडी है, सेल्समैन, तो कस्टमर आईडी को अलहदा कर दिया, सेल्समैन को रीजन को अलहदा कर दिया, ठीक है। तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कह रहा है कि सेम इस तरह से टेबल 4.1 है, आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट टेबल था, उसने दो टेबल्स में डिवाइड करके ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को नॉन के एट्रीब्यूट्स को अलहदा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मतलब लेते हैं कि डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, हम अपना एंटिटी इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, या हम अपनी एंटिटी इंटीग्रिटी को अटेन कैसे कर सकते हैं, जो हम पढ़ के आते हैं। ये तीनों डेफिनेशन, चारों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके ऊपर टिक कर लें कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, हम उसको अचीव कैसे करते हैं, ठीक है। तो बाकी वो प्रॉब्लम सारी इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशन। मैं जब कॉलेज लगेगा तो कुछ चीज़ें मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। तो आपने अभी क्या जस्ट परफॉर्म करना, आप इसके ऊपर टिक कर लें कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, आप इसके ऊपर टिक करें क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। उसके बाद है जी रिपीटिंग ग्रुप है, इसके ऊपर टिक करें। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर टिक कर लें। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या, आप ये डेफिनेशन करेंगे, एग्जाम्पल आप वही देंगे जो आप पार्शियल में भी दे लेंगे, ट्रांजिटिव में भी और फंक्शनल पे के ऊपर भी, ठीक है। तो आप इसके ऊपर भी 25 के ऊपर भी टिक कर लें। डिफरेंस क्या था पार्शियल में और ट्रांजिटिव में,
इन दोनों के ऊपर टिक कर लें। और इसके बाद कौन सा था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर भी टिक कर लें कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है क्या, और इसकी एग्जांपल भी आप देंगे, ठीक है। और व्हेन इन रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म पेपर में आ जाए कि डिफाइन करें एफ फर्स्ट एन एफ, सेकेंड एन एफ और थर्ड एन एफ, आप उनको भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। तो कंग्रेचुलेशन। अगर आपको अभी भी समझ नहीं इन चीज़ों की आई तो मुझे कमेंट्स कर दें या इनबॉक्स कर दें। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने एनिमेशन देखनी है तो मैं जल्दी वो भी अपलोड कर दूंगा, आप वो भी एनिमेशन भी साथ में देख लीजिएगा कि आपको फर्स्ट एन एफ का, सेकंड एन एफ, थर्ड एन एफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 5 आपका आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। माइक्रोसॉफ्ट जिसके ऊपर हमने जितनी पिछले 4 चैप्टर में चीज़ें पढ़ी थी, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो अल्लाह हाफिज़।